हेलो बच्चों, आज हम लोग संचयन से पाठ 2 स्मृति, लेखक श्री राम शर्मा। संचयन पाठ, स्पर्श नहीं, संचयन पाठ का संचयन पुस्तक से पाठ 2 स्मृति आज हम लोग पढ़ेंगे। लेखक कौन है? श्री राम शर्मा। स्मृति नाम से भी वैसे मालूम पड़ता है, जो कहानी पहले बचपन में किसी प्रकार का घट गया हो, वो याद फिर आता हो और उसको जो है सो बताने का, लिख करके, तो इस प्रकार से ये स्मृति याददाश्त स्मृति कहानी के शीर्षक द्वारा यह स्पष्ट होता है। शीर्षक जो है उसी के द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रस्तुत कहानी लेखक को जीवन भर याद रहे। अब वो कहानी कैसा था जो लेखक को जीवन भर याद था। ऐसा होता है कभी कभी जीवन में कोई घटना ऐसा घटता है जो बहुत दिनों तक याद रहता है, तो वैसे ही लेखक को ये किस प्रकार की घटना घटी थी उसके साथ जो जीवन भर उसको याद था। इस कहानी में लेखक और उसके छोटे भाई दोनों ही खेल कूद में व्यस्त हैं। क्या चीज़ में? खेल कूद में व्यस्त है। उन व्यस्तता के क्षणों में ही जब वो खेलते रहता है, उसी समय में जोर से दूर से एक आवाज़ उसको सुनाई देता है। कहाँ से? दूर से एक आवाज़ सुनाई देता है। एक आदमी जोर से चिल्लाकर लेखक का नाम लेकर पुकारता है और यह संकेत देता है, यह बताता है कि बड़े भाई साहब बुला रहे हैं, बड़े भाई साहब पुकार रहे हैं। अब जैसे ही लेखक ये बात सुनता है, जो बड़े भाई साहब बुला रहे हैं, तो ये डर से तो कांप जाता है, खेल छोड़ करके और दौड़ते हुए घर आता है। भाई साहब ने बुलाया है, जैसे ही नाम सुना, इसके हृदय बड़े भाई से पिटने की आशंका से भयभीत हो गया, जो कि अब तो बड़ा भाई पिटाई करेंगे, हो सकता है मैंने कुछ गलती कर दी हो और घर में जाने से अब पिटाई मिलेगा। फिर भी डर करके भी, भय से भी घर पहुंचा। लेखक तुरंत वहां से खेल छोड़कर आते हैं और डरते हुए घर में जाते हैं। जब बड़े भाई साहब को लेखक कुछ लिखने में व्यस्त देखता है, तब उन्हें तसल्ली होती है, थोड़ा मन हौला होता है कि आज मार खाने की परिस्थिति नहीं बन रही है, कुछ काम है। यानी ऐसे पहले तो डर हो रहा था, कुछ गलती हो गया होगा इसलिए बुलाया है, पिटाई होगा, पिटाई मिलेगा। लेकिन जब देखा जो लेटर लिख रहे हैं, तब इसको मन थोड़ा सा आराम हुआ। ठीक है, लेखक को बड़े भाई से आदेश मिलता है। बताते हैं क्या लेखक को बड़े भाई कि कुछ चिट्ठियाँ, पत्र इसको मक्खनपुर जगह है, वहाँ के पोस्ट ऑफिस में डाल करके आओ। क्यों? आज ही जाना है और इतना अंधेरा, मतलब शाम होने वाला है, फिर भी तो वो जरूरी पोस्ट ऑफिस में डाल के आना है। वो पत्र जो है सो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब जैसे आज्ञा होगा, बड़ा भाई का मानना ही है, उसने ले लिया। लेखक तत्क्षण तैयार हो जाता है। लेखक उसको लेकर के तैयार हो गया और अपने साथ अपने छोटे भाई जो एक था उसको भी ले लिया। उसके हाथ में एक डंडा था, वो डंडा भी साथ में लेकर के खेलते हुए निकल गया। लेखक उस लाठी को नारायण वाहन मानते। नारायण वाहन मतलब क्या? उस डंडे से वो कई जीव को मार चुका है, जैसे सांप हो गया हो, चाहे आम का पेड़ पर से आम तोड़ना हो, वो डंडा को हमेशा अपने साथ रखता था। आगे जो घटनाक्रम प्रस्तुत है, आगे जो घटना घटती है, उसमें सचमुच वह लाठी जो उसके पास में था वो नारायण वाहन के रूप में सिद्ध होती है। वो कई तरह के संकट से वो डंडा जो है वो दूर करता है। लेखक काफी तेजी से दौड़ते हुए मक्खनपुर की ओर छोटे भाई के साथ चल पड़ा। दोनों भाई एक ही सांस में गांव से 4 फलांग दूर उस कुएं के पास आ जाता है। मक्खनपुर जाने वाले रास्ता में जो कुआं होता है, उस कुएं के पास में पहुंच जाता है। उस कुएं में एक भयंकर सांप रहता है। पहले से ही वो गिर गया था, उसमें वो सांप रहता है। वह कुआं कच्चा है
और 24 हाथ गहरा, एक हाथ कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक, इस तरह से 24 यानी 24 हाथ वो गहरा है। दोनों भाई उस कुएं पर पहुंच जाते हैं और बाल सुलभ कौतुक के चक्कर में, बच्चा में तो ऐसे नटखट बच्चा होता ही है बचपना में, वो क्या करता है, उस चक्कर में फंसकर दोनों भाई कुएं में सांप को देखने के लिए झांकता है। क्या करने के लिए, वो कुएं में जो सांप गिरा हुआ है उस सांप को देखने के लिए, नीचे देखने के लिए झांकता है। कुछ झांकने के सिर पर रखी टोपी को बार बार उतारना पड़ता है। अब वो सोचता है टोपी पहने हुए है तो उसमें झांकने से कहीं टोपी गिर जाएगा, तो वो बार बार टोपी को सीधा भी करता है और देखता भी। लेकिन वो लेटर जो था, वो पत्र जो था, उसी के अंदर में, वो टोपी के अंदर में रखे हुआ था, ये उसको भूल गया। वो क्या करता है, चिट्ठियां सुरक्षित रखी गई थी उसके अंदर में, लेकिन दुर्भाग्य से टोपी रखने उतारने के क्रम में तीनों चिट्ठियां कुएं में गिर जाती हैं। वो चिट्ठी टोपी को सीधा हटाना, अच्छा से लगाना, ऐसे जब कर रहा था झांकने क्रम में, उसमें से फिसल करके वो चिट्ठी जो है सो कुएं में जाके गिर गई। अब चिट्ठियों को कुएं में गिर जाने के बाद लेखक की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई। अब वो सोच में पड़ गया, जो अब करेंगे क्या और घर जाकर के जवाब क्या देंगे। अब तो विषम स्थिति हो गया। लेखक उन चिट्ठियों को गिरते हुए देखकर उसे पकड़ने के लिए भी कोशिश किया। वो तैरते हुए जो नीचे गिर रहा था तो उसे हाथ से पकड़ने के लिए भी कोशिश किया, लेकिन वो कहाँ पकड़ाने वाला था। घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देखकर उस पर हमला करने लगता है। ठीक उसी तरह से उस पर हमला तो किया, लेकिन पकड़ नहीं पाया। अब लेखक की पहुंच से बाहर हो जाने का कारण चिट्ठियां अंत में कुएं में गिर जाती हैं। अब चिट्ठी तो कुएं में गिर गई, अब करेगा क्या। या तो उन चिट्ठियों को वह किसी तरकीब से कुएं से निकाल ले, या घर जाकर झूठ बोले भाई से। तीनों चिट्ठियां डाक में डाल दी। मन में ऐसा सोचा, जो कि जाकर के अब उनको बड़े भाई साहब को बता देंगे, जो कि हाँ हमने तो चिट्ठी डाल करके आ गया। लेखक काफ़ी सोच विचार करने लगे और रोने धोने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उन चिट्ठियों को कुएं से निकालना ही होगा। लेकिन कुएं में तो विषधर वो सांप है, अब निकालना तो होगा, लेकिन कैसे निकाला जाएगा। लेकिन ये मन में ठान लिया जो कि कुएं से वो चिट्ठी को निकालना ही है। कुएं से चिट्ठी निकालने का काम काफ़ी कठिन था। कुएं में सांप की उपस्थिति से चिट्ठियों को निकालना यानी मौत को साथ भिड़ने का काम था। स्वाभाविक था, वो सांप तो छोड़ता नहीं, मौत ही हो जाती। इस कहानी में लेखक ने चिट्ठी निकालने की घटना का बहुत रोमांचक वर्णन किया है, बहुत तरीके से बताया है। काफ़ी कष्ट के बाद आखिर लेखक ने कुएं से चिट्ठियां निकाल ली और निकाल करके लेखक ने पूरे प्रकरण के अंत में इस पूरी घटना की भयावहता, रोचकता और गंभीरता का कम से कम शब्दों में वर्णन किया है। कितने अच्छे थे वे दिन। उस समय राइफल न थी, वह डंडा था, और डंडे का शिकार कम से कम उस सांप का शिकार राइफल के शिकार से कम रोचक और भयानक नहीं था। जिस तकलीफ से उसने चिट्ठी कुएं से निकाला, कुएं से किस तरीके से वो चिट्ठी निकाला, धोती को बांध करके, रस्सी बना करके, नीचे जा करके वो डंडे से सांप को अलग करके चिट्ठियां निकालना, बहुत मेहनत, मतलब एक प्रकार से वो अपने जान को न्योता दे दिया था सांप के लिए। लेकिन जैसे भी वो चिट्ठी निकालने में कामयाब हुआ और चिट्ठी निकाल करके और फिर लेटर बॉक्स में डाल करके फिर वापस आ जाता है। तो ये कहानी आज के लिए इतना ही। फिर दूसरे दिन दूसरे पार्ट लेकर के उपस्थित हूँ। धन्यवाद।